नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हिंदी की सरस और सशक्त कहानियों के चैनल कथा कथन में। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अकेली और लेखक हैं हिंदी के जाने माने वरिष्ठ साहित्यकार गजेंद्र रावत जी। प्रस्तुत है कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। अल सुबह ही युद्ध स्तर से मुस्तैदी से तैयार होकर वे एक एक कर चले गए। ये कोई नई बात न थी, रोज़ का रूटीन था। वे रोज़ ही घड़ी के सुरीले अलार्म से उठते और यंत्र की तरह ऑफिस जाने की कवायद में जुट जाते। नहाने धोने, नाश्ते और आखिर में बाय बाय जैसे स्टीरियोटाइप शब्दों को दोहराते, हाथ हिलाते, ठक ठक करते तेज़ी से घर की सीढ़ियाँ उतर जाते। उधर बेडरूम में बिस्तर पर गाउन, गीला तौलिया और मैली कुचैली कमीज़ पड़ी थी। दीवार से सटी ड्रेसिंग टेबल के आगे बने छोटे से स्टेज पर कंघी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और आईलाइनर बेतरतीब से फैले हुए थे। नीचे फर्श पर बाथरूम स्लीपर, मैली बदबूदार जुराबें और कल का अखबार बिखरे हुए थे। सामने सटी टेबल पर पर्स, पुराने उतरे कपड़ों का छोटा सा ढेर और कुछ पत्रिकाएं एक दूसरे के नीचे ऊपर से झांक रही थीं। उसकी आंखें अभी भी अधखुली थीं। नींद का गहरा खुमार दिमाग पर नशे सा तारी था। वे दोनों गए तो भीतर से दरवाज़ा बंद कर वो उन्नीदे कदमों से बेडरूम तक वापस आई और धड़ाम से गद्दे पर गिर गई। ऑफिस जाने को तैयार होते होते माँ जो निर्देश दिए जा रही थी, वे शब्द अभी भी हवा और उसके कानों के बीच जस के तस टंगे थे। सांची, पढ़ते रहना, कम से कम 3 घंटे, पूरे घंटे भर का रियाज करना। देख बेटे, तेरे साथ के कहाँ चले गए और तू है कि। उन शब्दों की अनगूंज से उबर कर न जाने कब वो आहिस्ता आहिस्ता गहरी नींद के आगोश में समा गई। घर के काम करने आई सन्नो दरवाजे पर देर तक खटखटाती रही, फिर चिल्लाई, सांची, ओ सांची। शोर सुनकर अड़ोस पड़ोस वाले अपने अपने मकानों की खिड़कियों से झांकने लगे। कहीं देर जाकर सांची की नींद टूटी। मारे डर के वो दौड़कर दरवाजे खोलती हुई बोली, आँख लग गई थी आंटी। वो खिसियाई हंसी और खुशामद के लिहाज से फिर बोली, रात देर से सोई थी ना, 11 बजे कोई सोने का टाइम है। सन्नो हैरानी, झुंझलाहट और तल्ख स्वर में बड़बड़ाती हुई भीतर आई और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए रसोई में घुस गई। आंटी, दूध गर्म कर देना, मम्मा कह के गई हैं, थोड़ा आटा भी गूंद देना। इतना कहकर सांची थोड़ी देर तक अनमयस्क सी खड़ी रही, फिर बोली, मैं वॉशरूम जाती हूँ। सन्नो कुछ बोली नहीं, बस कुछ और खींच सी गई। बहुत देर तक घर की चुप्पी में बर्तनों के टकराने और दूसरी खटपट की आवाज़ें आती रहीं। करीब घंटे भर बाद सांची गीले बालों को झाड़ती हुई गुसल खाने से बाहर आई तो सन्नो कमर पर कसे धोती के पल्ले को खोलते हुए बोली, मैं जा रही हूँ। सांची के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो आगे बढ़कर सन्नो के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आंटी, मुझसे नाराज़ हो क्या? मैंने देर से दरवाज़ा खोला था ना। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। एक काम करोगे आंटी, 4 रोटियां सेक दो, मुझसे टेढ़ी मेढ़ी बनती हैं। सांची फिर उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम्हारे हाथ की रोटियां एकदम गोल और नरम होती हैं। अपने कंधों पर रखे हाथ के स्पर्श से सन्नो गदगद सी हो गई। उसे बहुत ही आत्मीय लगा। उसने उसके हाथ को अपने हाथों के बीच लेकर धीरे से थपथपाते हुए कहा, रोटी तो बना देती हूँ, पर तू माँ का कहना माना कर। वो तुझे दिन में पढ़ने के लिए कहती है ना। बहुत चिंता रहती है तेरी माँ को तेरे बारे में। कभी कभी पता है रो पड़ती है। सुबह जब मम्मी पापा गए थे ना, तब पढ़ा था मैंने। तुम्हारे जाते ही फिर पढ़ने बैठ जाऊंगी। सांची उसके भीतर उठने वाली भावनाओं को समझ गई थी। उसने उसी वक्त अनजाने ही एक झूठ गढ़ दिया। सन्नो सारा घर का काम समाप्त कर चुकी थी। फर्श का सफ़ेद पत्थर शीशे सा चमक रहा था। अब कोई डर नहीं, वो धीरे से फुसफुसाई। उसने ड्राइंग रूम की खिड़कियों के सारे पर्दे गिरा दिए। हल्का हल्का अंधेरा जगह जगह ठहर गया। बस पर्दों के बीच से तिरती रोशनी ही खिड़कियों के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। उसने गीले बालों को झटक कर तौलिए से लपेट लिया, जिससे सिर पर ऊंचे जूड़े की सी आकृति बन गई। अपनी इस अवस्था से संतुष्ट होकर थोड़ी देर के लिए सोफे पर बैठते हुए उसने लंबी सांस छोड़ी तो ओफ फो की ध्वनि हवा के साथ मुंह से बरबस निकल आई। उसी वक्त वो प्लेट में सुबह की बनी सब्जी, एक टुकड़ा अचार और रोटी लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। कुछ देर तक मुंह चलने की, निगलने की आवाज़ें कमरे में गूंजती रहीं। वो गीले बालों से तौलिया खोलकर बेडरूम में आईने के आगे खड़ी हो गई।
मम्मा जिस दिन सिर धोती है तो कितनी देर तक शीशे के आगे खड़ी रहती है, हटने का नाम ही नहीं लेती। बाल कितने लंबे हैं माँ के, घुटनों घुटनों तक आते हैं, नरम मुलायम रेशम जैसे। कैसे लहराते हैं। मेरे बाल कैसे हैं, घुंघराले, बढ़ते क्यों नहीं। बालों से माँ कितनी सुंदर लगती है। मेरी सूरत भी तो माँ से मिलती है। एक साथ चलते हैं तो लोग बाग बहने समझते हैं हमें। वो देर तक आईने में अपने बालों और चेहरे को देखती रही। उसके घुंघराली गीली लटें दोनों ओर से उसके गालों पर झूलती रहीं। फ़ोन की घंटी ने उसका ध्यान खींच लिया। वो डाइनिंग टेबल से फ़ोन उठाकर बोली, हाँ मम्मा। सनो चली गई क्या? जी मम्मा। काम कर गई? हाँ मामा। नाश्ता कर लिया? अब क्या कर रही हो? रियाज रियाज मम्मा। तानपुरे की आवाज़ तो नहीं आ रही। वो दौड़कर म्यूज़िक रूम में गई और दीवार के सहारे खड़े तानपुरे के तारों को छेड़ते हुए बोली, आपसे बात भी तो कर रही हूँ, रोक कर ही तो करूँगी। ये कहते कहते उसके चेहरे का रंग सुर्ख लाल हो गया। उसकी पूरी देह कांपने लगी। क्या क्या किया? अलंकार कर लिए, अब करूँगी भैरवी। उसने दीवार पकड़ ली। उसे लगा जैसे वो गिर जाएगी। थोड़ी देर सन्न सी वहीं बैठ गई। अच्छा फिर करूँगी। फ़ोन कट चुका था। अब पापा रह गए। उन्होंने भी पूछना है, रियाज किया बेटे? वो अपने आप में बड़बड़ाई। उसने अपने बालों को तौलिए से लपेट लिया और सचमुच तानपुरे को लेकर बैठ गई। सामने जालीदार दरवाजे से छन्न छन्न कर प्रकाश अंदर आ रहा था। पूरे आधे घंटे तक तानपुरे की तान पर भैरवी का निर्बाध आलाप कमरे की हवा में घुलता रहा। स्वर लहरियाँ उठ रही थीं, नी नी सा धा नी सा। वो फर्श पर बिछी गद्दी से उठकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर सिर झुकाए तानपुरे और हारमोनियम को देखती रही। एक अंगड़ाई लेते हुए उसने अपनी दोनों बाजुओं को ऊर्ध्व दिशा में तान लिया। फिर वहाँ से दोनों पैरों को घसीटते हुए बेडरूम तक आई और वहाँ के खाली आयताकार हिस्से में टहलने लगी। वो उस छोटी सी जगह पर बने रास्ते को कदमों से दोहराने लगी। ये कैसे संभव है? कैसे करते होंगे रोज़ घंटों का रियाज? हाँ भाई, कर भी सकते हैं। वे उस्ताद थे। फिर कितने लंबे चौड़े बड़ी बड़ी मूछें। पर गला तो थकता ही होगा, चाहे बड़े गुलाम अली खां साहब हों। मैं तो नहीं मानती इस बात को। अपने लिए तो आधा घंटा ही मुश्किल हो जाता है। माँ पूछती है तो यही बताना पड़ता है कि किया था घंटा डेढ़ घंटा। बहुत चलते चलते एकाएक रुक गई। उसने झटके से बालों से तौलिया खोल दिया। तौलिए की पकड़ से छूटते ही काले घुंघराले बालों ने उसके गुलाबी गालों को दोनों ओर से घेर लिया। वो स्टूल खींचकर आईने के सामने बैठ गई और देर तक अपनी लताओं सी झूलती काली लटों को देखती रही। वो दोनों हाथों से उंगलियों को अपने बालों के बीच घुमाती रही। ड्रेसिंग टेबल के सामने फैली चीज़ों में से उसने काजल उठाकर आँखों की सीमाएं खींच दीं। काजल से घिरी बड़ी बड़ी आँखों को वो हल्के हाथों से छू छू कर देखती रही। अरे, कानों में तो ये छोटी छोटी बालियाँ, ये तो सरासर अन्याय है। लंबे झुमके देखो कहाँ रखे होंगे मम्मा ने। वो धीमे स्वर में स्वयं से बोली और ड्रेसिंग टेबल के निचले खाने को खींचकर खोल दिया और बारी बारी अलग अलग झुमकों को कानों से लगा लगा कर देखने लगी। अंततः हल्के लाल पारदर्शी झुमकों को पहनकर संतुष्ट हो गई। उसने आगे बढ़कर आईने पर चिपकी छोटी सी काली बिंदी माथे पर भौंों के बीच रखकर अंगूठे से दबा दी और सिर थोड़ा तिरछा कर नए कोण से देखने लगी। जरा सा हंसकर बड़बड़ाई, अब नहीं लगेगी नज़र। पर किसकी? क्षण भर को चुप रहकर आईने पर नज़र टिकाए हुए बोली, अरे भाई मेरी और किसकी? ये ड्रेस तो बिल्कुल भी मैच नहीं करती। वो यकायक खड़ी हो गई। अपने बदन के पहने कपड़ों को देखती हुई सोचने लगी, ऐसे मेकअप के साथ तो साड़ी ही पहननी चाहिए। पहनकर देखने में क्या हर्ज है, लेकिन कौन सी? वही मम्मा की वेडिंग वाली। वो बड़ी देर तक अलमारी में ढूंढती रही। एक लाल सुर्ख साड़ी निकाल कर दोनों हाथों के बीच रखकर फुसफुसाई, ये है, कितनी भारी है। यही तो है वेडिंग साड़ी दुल्हन की, मैं पहन भी पाऊँगी? वो दाएं बाएं आगे पीछे खड़ी खड़ी एक धुरी पर घूमती रही। अपने बदन के चारों ओर साड़ी लपेटती रही। मम्मा भी ऐसे ही करती है। पल्ला कंधे पर गिराकर नीचे प्लेट्स बनाना। 1 2 5 6, 7वीं भी नहीं, नहीं बस 6। लगभग आधे घंटे की लंबी मशक्क़त के बाद साड़ी कुछ पहनी सी लगने लगी, पर इतना भर से वो हाँफने लगी और सुस्ताने के लिए स्टूल पर बैठ गई। परंतु जल्दी ही स्थित जन्य उत्तेजना के कारण देर तक बैठ नहीं सकी।
खड़ी होकर साड़ी के पल्लू को अलग अलग दिशाओं में लहराकर नए नए ढंग से इतराती हुई शीशे में देखने लगी। साड़ी का पहनना झंझट तो है ही, चलो अब तो पहनी गई। आहा कितनी सुंदर है। वो गुमसुम अचंभित सी स्वयं को अपलक देखती देखती सम्मोहित सी शीशे के आगे देर तक बिना हिले डुले खड़ी रही। फिर लंबी सांस खींचकर धम्म से स्टूल पर बैठ गई। शीशे के नज़दीक अपने चेहरे को ले जाकर गालों को उंगलियों के पोरों से धीरे धीरे छूते हुए बोली, इनका क्या दोष है? आप क्यों उदास बैठे हो? जरा आप भी तो सच संवर लो। उसने ये कहते कहते माँ का मेकअप बॉक्स निकाल लिया और गुनगुनाने लगी, चंदन सा बदन चंचल चितवन। साथ ही उसके हाथ बिना रुके चले जा रहे थे। फाउंडेशन, रूज, आईलाइनर, लिपस्टिक सभी एक के बाद एक गालों, आंखों और होठों पर सज चुके थे। वो दुल्हन सी सजी संवरी स्वयं से लजाती शीशे के सामने खड़ी अपने बदन पर सितारों से लिपटी लाल साड़ी को निहारने लगी। पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। खुशी, उन्माद और उल्लास में फिरकनी सी घूमने लगी और न जाने कितनी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। फ़ोन की घंटी बजने पर अकस्मात पैदा हुई बाधा से वो चौंक गई और अपनी उन्मुख उड़ान को थामती हुई फ़ोन उठाकर धीरे से बोली, हेलो, क्या कर रही हो बेटे? पढ़ने बैठी कि नहीं? जी मम्मा, पढ़ने ही बैठी हूँ। क्या पढ़ रहा है मेरा बेटा? इंग्लिश मम्मा, इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश में क्या? ओ हेनरी। ओ हेनरी की कौन सी स्टोरी? द लास्ट लीफ। आकर सुनूंगी। मुश्किल वर्ड्स लिख के रखना, मैं देखूंगी। अच्छा मम्मा, अपना ध्यान रखना बेटी। फ़ोन कट गया। उसने एक गहरी सांस लेकर आंखें मूंद लीं। उसकी उंगलियां माथे को छू रही थी और हथेली चेहरे के मध्य भाग को ढके दे रही थी। वो घड़ी भर निश्चल दार्शनिक भंगिमा में तल्लीन सी बैठी रही। कुछ देर बाद जब मुद्रा टूटी तो आंखों का काजल आंसुओं में घुलकर नीचे की ओर गालों तक सरक आया। झूठ माँ से, वो फुसफुसाई और फिर आंखें बंद कर लीं। पलकों के खुलने बंद होने की प्रक्रिया में भीतर ठहरा पानी आंखों की सीमाएं लांघते हुए नीचे की तरफ लुढ़क गया। माँ सोचती होंगी, पढ़ रही है मेरी बेटी और मैं क्या कर रही हूँ? सारी लड़कियाँ स्कूल जाती हैं और मैं? कितनी बार फेल हुई हूँ मैं। मजबूरी में स्कूल से ही निकालना पड़ा मम्मा पापा को। और क्या क्या सुनना पड़ा है, क्या नहीं कहा लोगों ने। क्यों छुड़वा दिया स्कूल? अब पढ़ती नहीं है क्या ये? कैसे कैसे नज़रें बचानी पड़ती हैं मम्मा को। और मैं अभी भी झूठी फरेबी। फिर भी कितना भरोसा है, कितनी उम्मीदें हैं मम्मा को। मैं क्लासिकल सिंगर बनूं। बेचारी 10 बार फ़ोन करती है, रियाज़ किया, पढ़ाई की बेटे? मम्मा कभी नहीं सोचती कि मैं सफ़ेद झूठ बोल रही हूँ। कितनी मेहनत करते हैं मेरे मम्मी पापा। सोचते सोचते वो सुबकने लगी। आंसुओं की अविराम धारा गालों से टकराकर साड़ी में समाती जा रही थी। उसने उसी तरह रोते रोते माथे को ड्रेसिंग टेबल पर टिका दिया। वो बड़ी देर तक उसी मुद्रा में सिसकियाँ लेती रही। कभी लंबी सांसें और आह की ध्वनि बेडरूम में गूंजती रही। लंबी सांसों के खींचने और छोड़ने का स्वर बंद हो गया। उसने जैसे ही सिर उठाया, उसकी आंखें सामने शीशे पर ठिठक गईं। माँ के चेहरे को देखकर वो दंग रह गई। जल्दी से आंसुओं की जमी परत को हटाने के लिए आंखों को मलती हुई शीशे को एकटक देखने लगी। वो माँ का ही चेहरा था, इसका विश्वास होते हुए जल्दी से घूम गई। पीछे माँ न जाने कब की खड़ी थी। उसे याद आया, सन्नों के जाने पर उसने दरवाज़ा नहीं बंद किया था। माँ हैरानी से उसे देख रही थी। इतनी बड़ी हो गई है क्या सांची? कितनी सुंदर है। इतनी सी देर में सांची फपक फपक कर रोने लगी। क्या हो गया सांची? माँ अभी भी पहले सी विस्मित आंखें फैलाए खड़ी थी। मैं झूठी हूँ, मैं दिन भर बिल्कुल नहीं पढ़ी, ना ही घंटे भर का रियाज़ किया। मैंने तुम्हें धोखा दिया है मम्मा। उसने दोनों हाथ फैलाकर कहा। देखो क्या कर रही थी मैं। वो धीरे धीरे आंसुओं के साथ सिसक रही थी। ये क्या कर रखा है तूने? माँ के सवाल ने चुप्पी को जगह दे दी। बीच बीच में सांची की सिसकियाँ कमरे की हवा में ठहर सी गई थीं। माँ की गंभीर आंखें लगातार उसे ऊपर से नीचे तक देखे जा रही थीं। थोड़ी देर में माँ ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने सीने की ओर खींच लिया और जोरों से भींच लिया और अपनी आंखें मूंद लीं। माँ अपने भीतर उमड़ते आंसुओं के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगी। फिर रुआसी होकर बोली, हाँ बेटे, तू दिन भर अकेली रहती है ना। मेरा दिल ही जानता है कि मैं किस मजबूरी में ये जॉब कर रही हूँ। तुझे अकेले छोड़ते मन काला पड़ता है। सारा दिन ऑफिस में तेरा चेहरा मेरी आंखों के आगे रहता है। पता नहीं सांची अभी भी सो रही होगी या फिर वॉशरूम में होगी।
माँ ने अपने आंसुओं को पोंछकर उसके चेहरे को हथेलियों में लेते हुए कहा, मैं भी चाहती हूँ दिन भर तेरे साथ खेलूँ, ढेर बातें करें, खूब पढ़ें, रियाज करें, तू गाए मैं तानपुरा बजाऊँ। पर बेटे, माँ की आंखों से पानी का सोता सा फूट पड़ा, गला रुंध गया। सांची ने दोनों हाथों से उनके आंसू पोंछे और उनकी छाती में अपना चेहरा छुपा लिया। देर तक कमरे में दीर्घ सांसें और सिसकियां गूंजती रहीं। अभी आप सुन रहे थे गजेंद्र रावत जी की लिखी हुई कहानी अकेली। एक किशोर वय की बच्ची के अकेलेपन के अवसाद को आपने भी इस कहानी में महसूस किया होगा। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा और हिंदी की उत्कृष्ट कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।